जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस से बड़ी क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इसीलिए मैंने आज फिजिक्स से तरंग गति का एक लेसन लेकर आया हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है तरंग गति। कहते किसको है? तो भाई देखिए, अगर आप तालाब में जाइए, एगो ईटा लीजिए, मार दीजिए तो ऐसे 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 चलते रहता है। ठीक, इसका मतलब जल क्या है? एक माध्यम है और उसमें जो उत्पन्न लहर उठा है वो क्या है? तरंग। या मान लेते हैं दिल आपका धड़क रहा है और कहीं प्यार हो गया तो लहरिया मारता है। तो उसी तरह से यहां पे कहता है किसी माध्यम। अब माध्यम का मतलब हुआ ठोस, द्रव और गैस। किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का एन्ने से ओन्ने जाना, ठीक, या जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उससे ही क्या कहते हैं? तरंग। और जो एन्ने से ओन्ने जाता है उसको गति कह देंगे, तरंग गति। अब आते हैं आगे। कुछ पॉइंट मैंने दिया हुआ है जो आगे आपको मतलब प्रकाश या ध्वनि तरंग में आपको बहुत काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है। जैसे मान लेते हैं ई रास्ता है, यानी मार्ग है, और इसमें उत्पन्न हुआ है लहर, टुई टुई टुई, ठीक ना। देखो, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो मैंने एक आकृति बनाया हुआ है तरंग का। तो यहां पे देखिए, यहां मैंने लिखा हुआ है आयाम। अब ये आयाम क्या है? ठीक, तो यहां पे कहता है जब तरंग किसी मार्ग में जाता है और ऊपर और नीचे जाता है, यानी ऊपर कितना ऊपर जाता है, यानी कितना विस्थापित होता है, यानी यहां देखिए मार्ग से जो अधिकतम विस्थापित हो उसे ही क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक आता है तरंगदैर्घ्य। आप अगर इस लहर को देखिएगा तो ऊपर वाले को हम कह देते हैं यहां पे श्रृंग और नीचे वाले को बोल देते हैं गर्त। तो अब बताइए ई का हो जाएगा श्रृंग, यानी ऊपर वाला श्रृंग और नीचे वाला गर्त। तो दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त की बीच की दूरी को क्या करते हैं? तरंगदैर्घ्य। और इससे कैसे? लैम्डा से सूचित किया जाता है, उसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। उसके बाद एक और चीज आता है आवर्तकाल। कहता है कि एक पूर्ण तरंग को दिए गए बिंदु से गुजरने में जो समय लगता है उसे ही तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है मैंने आवृत्ति। भाई, कंपन करने में किसी कण द्वारा 1 सेकंड में कितना कंपन करता है? जैसे मान लेते हैं 1 सेकंड हुआ, जुब 4 बार कि 5 बार, यानी 1 सेकंड में कितना कंपन करता है, या कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। अगर इन दोनों को देखा जाए, आवर्तकाल और आवृत्ति का संबंध, तो यहां पे देखिए आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 1/आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर क्या होगा? देखिए, आवृत्ति बराबर क्या होगा? 1/आवर्तकाल, यानी बस एन्ने ओन्ने कर देना है। अब आते हैं यहां पर। यहां देखिए, इस पॉइंटों को आप हमेशा याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा। अब देखते हैं तरंग कितना बेटा, मतलब तरंग का बेटा के गो? तो 2 गो। एक को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक तरंग और एक को हम लोग बोलते हैं अयांत्रिक तरंग, या इसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि मान लेते हैं कि आपको मतलब यहां से वहां जाना है, तो किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, ट्रेन से, बस से, पैदल। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं माध्यम। उसी तरह से यांत्रिक तरंग में कहता है कोई तरंग अगर एन्ने से ओन्ने जाता है और माध्यम की आवश्यकता होती है तो उससे हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक, तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, उसे ही यांत्रिक तरंग कहते हैं। और इस किस पे निर्भर करता है? 2 गुण पर निर्भर करता है। एक तो होता है जड़त्व और दूसरा होता है इलास्टिसिटी। यानी जड़त्व मतलब आप समझ सकते हैं ना, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, उसी के चलते मतलब यहां से एन्ने ओन्ने होता है। दूसरा इलास्टिसिटी से क्या होता है? जैसे मान लेते हैं किसी चीज को खींचे, छोड़ दिए, फिर वहीं पे आ गया। ठीक, खींचे, छोड़े, वहीं पे आ गया। तो ये 2 गुण पर निर्भर करता है संचरण के लिए। अब आते हैं
एक को दो बेटा, एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, अनुदैर्घ्य। अब दोनों में अंतर अगर समझेंगे ना तो बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए माध्यम के कण, ठीक, माध्यम के कण मान लेते हैं कि ई कण है, माध्यम ये है कण, और इस पे जो तरंग संचर कर रहा है, तरंग जो जा रहा है ऐसे ऐसे, तो उसके लंबवत जाता है। देखिए माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा, ठीक है, दिशा के लंबवत, ठीक, लंबवत होता है, उससे ही अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अगर ई लंबवत होगा तो ई क्या होगा, यानी ये क्या होने वाला है, तो आप कहिएगा वही दिशा में चला जाता है। यहां पे देखिए माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करता है, यानी हम कह सकते हैं एकदम समानांतर कंपन करता है। एक हो गया आपका लंबवत और एक हो गया समानांतर। उसके बाद जैसे अनुप्रस्थ होगा तो ये कैसे गमन करता है, श्रृंग और गर्त के रूप में। यहां पे लिख दीजिए श्रृंग और नीचे लिख दीजिएगा गर्त के रूप में। लेकिन अनुदैर्घ्य क्या है, यहां पे देखिए यह संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। अगर ऐसे ऐसे सफर करे, अगर ऐसे ऐसे, ऊपर वाला हो जाएगा श्रृंग, नीचे वाला हो जाएगा विरलन। उसके बाद यहां देखिए यह केवल ठोस और द्रव की जो ऊपरी सतह है उस पे ही प्रवाहित होता है, लेकिन अनुदैर्घ्य में ये तीनों में, ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी प्रवाहित होता है। अनुप्रस्थ का उदाहरण अगर देखते हैं तो आप जल में जो तरंग उठता है, जल तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। और भूकंपीय तरंग, देखिए भूकंपीय तरंग तीन तरह के होते हैं, एक होता है पी, एक होता है एस और एक होता है एल, ठीक। तो जो एस तरंग है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन अनुदैर्घ्य की उदाहरण देखा जाए तो ध्वनि तरंग और भूकंपीय तरंग का जो पी होता है वो वाला अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अब इधर देखते हैं अयांत्रिक तरंग। कहता है इसके जाने के लिए ना कुछ का जरूरत नहीं है, कोई माध्यम का जरूरत नहीं है, यानी उसे क्या कहेंगे, अयांत्रिक तरंग। यहां पे देखिए सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती है, एक कण होता है फोटॉन। इसके बारे में हम लोग ध्वनि में पढ़ लेंगे, प्रकाश में पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं तरंग दैर्घ्य परिषद, यानी इनका कहां से कहां तक तरंग दैर्घ्य परिषद होता है, तो आप कहिएगा 10 का पावर -14 से 10 का पावर 4 मीटर तक होता है। अच्छा, कुछ विद्युत तरंगे आपको देखना बहुत जरूरी है जो एग्जाम में आता है, जैसे कि गामा किरणें। इसकी खोज किसने की, तो यहां देखिए बैकुरल। काम कोच्चि में आता है तो नाभिकीय अभिक्रिया में। अच्छा, इसकी वेदन क्षमता भी सबसे अधिक होती है, वेदन क्षमता मतलब छेद करने की क्षमता। साथ में कृत्रिम रेडियो सक्रियता में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें, इसकी खोज किसने की, रोंजन ने, ठीक। और एक्सरे रे का आपको पता ही है, चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पराबैंगनी किरणें, यानी विकिरणें। खोज किसने की, तो आप कहिएगा रीटर, ठीक। और ये काम किस में आता है, बड़ा एग्जाम में आता है, जीवाणुओं को नष्ट करने में, साथ में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है दृश्य विकिरण। दृश्य से समझ में आ जाता है, कोई किसी वस्तु को आप देख रहे हैं वो किसके चलते, दृश्य विकिरण के चलते हैं। नेक्स्ट एक आता है अवरक्त। अच्छा, दृश्य विकिरण की खोज किसने की, तो न्यूटन ने की। अब आता है नेक्स्ट अवरक्त विकिरणें। इसकी खोज किसने की, तो हर्शेल ने। और सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में पूछता है तो यह पूछता है टीवी के रिमोट में इसका उपयोग, कोहरे में फोटोग्राफी करने में इसका उपयोग, रोगियों के सेकाई में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तरंग गति। और ऐसे ही जुड़े रहिए। और पूरा डायग्राम एक बोर्ड पे है, तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहता है कि एक बोर्ड पे ही आपका पूरा का पूरा 2-3 पेज का पूरा यहीं पे रहे और साफ सुथरा रहे। तो ऐसे ही मैं अभी ध्वनि भी लेकर आऊंगा, प्रकाश तरंग भी लेकर आएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। और एनटीपीसी एग्जाम है, बिहार पुलिस एग्जाम है, बिहार दरोगा एग्जाम है, बड़ी काम आने वाला है, ठीक है। तो जितने मैंने फैक्ट बताए हैं
उसको आप नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और आराम से इसको याद कीजिए, एग्जाम में फंसेगा। खासकर ये वाला फैक्ट आपका ज्यादा एग्जाम में आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।